अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। डिस्क्रीट मैथ के लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। कि आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। उनको आप कलेक्ट करके ग्रुप की फॉर्म में अगर उनको इकट्ठा करते हैं तो वो क्या बनता है, एक सेट बनता है। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट। और उस सेट्स के अंदर जो आप ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं ना, जो एलिमेंट्स रख रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेट भी कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट भी कहते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ये आपने याद रखना है, सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी आप स्मॉल लेटर के साथ सेट का नाम नहीं देखेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर। और अगर सेट के अंदर अल्फ़ाबेट यूज़ करने पड़ते हैं आपको, तो वहाँ पे आपने स्मॉल यूज़ करने हैं, लेकिन उसका जो नाम है वो कैपिटल ही रखना है आपने। इफ़ एन ऑब्जेक्ट एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए, देन वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सिंबल बुक में कुछ और है, ये सिंबल नहीं होता आपका, ये सिंबल होता है एक्स, ये बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, विच रीड्स एज, इसको पढ़ते कैसे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए भी पढ़ते हैं, एक्स इज़ इन ए ये भी पढ़ सकते हैं, एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको यूँ लिख देते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू ए लगा के उसके ऊपर यूँ लाइन लगा दें, तो इसका मतलब है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर एक्स इज़ नॉट इन ए एंड एक्स इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तीनों तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये MCQ में आ सकता है कि हम इसको किस किस तरह से रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब सेट को हम तीन तरह की नोटेशंस के अंदर लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि आप एलिमेंट्स को इस तरह से तरतीब दें कि उनके दरमियान आप कॉमास लगाएं और उन्हें कर्ली ब्रैकेट के साथ, या फिर कर्ली ब्रैकेट का दूसरा नाम क्या है, ब्रेसेस, उनके साथ बंद कर दें। ठीक है, जैसे ए लिखा हुआ है उसके अंदर 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं, और हमने उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया और नाम उसका कैपिटल लेटर से आपने रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक सेट बन गया। और ये कौन सा सेट है? जिसके अंदर हमने पहले 5 नेचुरल नंबर्स लिए हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपको पता है ना क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से बी के अंदर देखें 2 4 6 8, यानी इवन नंबर्स आ रहे हैं कहाँ तक, 50 तक, और इसके साथ आपने ब्रैकेट लगा दी। ये भी आपने सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखा, ये है सेट ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 50। ठीक है, तो इसके अंदर तकरीबन 25 फर्स्ट 25 इवन नंबर्स आ जाएंगे। इस तरह से आगे जो है वो ऑड नंबर्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और ये जो डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब है कहीं भी जाके स्टॉप नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। जैसे इसकी लास्ट टर्म हमें पता थी, इसकी लास्ट टर्म हमें पता थी, लेकिन इसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता। तो हम ये जो सिंबल है ना डॉट 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 का, इसे हम क्या कहते हैं, एलिप्सिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, आ सकता है पेपर में। और इसे हम पढ़ते कैसे हैं, एंड सो फोर्थ या एंड सो ऑन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? यही सेट्स को अगर आप इस तरह से ना ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिख रहे, नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख रहे, बल्कि सेंटेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ये सेट की। जैसे इसको आप लिख सकते हैं, ए इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ए इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये आपने टेबुलर फॉर्म में लिखा था, ये आपने उसको डिस्क्राइब किया है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से इसको हम कह सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 50, यानी 50 के इक्वल या उससे कम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। या आप इस तरह से ये भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 50। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स। तो डिस्क्राइब करते हुए आप जैसे मर्जी जो है वो बना सकते हैं उसको। ठीक है, इसी तरह से ये जो है 1 3 5 7 9, इसको आप कह सकते हो सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। और ये अप टू कहाँ तक है हमें नहीं पता, तो सिर्फ हम ऑड इंटीजर्स लिख देंगे कि इसमें सारे ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं। डॉट और डॉट का मतलब है आगे इन्फिनिटी तक जाना है आपने। थर्ड हमारे पास जो फॉर्म आ जाती है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। और ये थोड़ी सी जो है वो चेंज होती है उन दोनों से, यानी इतनी सिंपल नहीं होती जैसे वो दोनों थे, बल्कि इसमें थोड़े से हमें एक्स्ट्रा सिंबल्स वगैरह यूज़ करने होते हैं। और सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम लिखते हैं कैरेक्टर्स को या एलिमेंट्स को, तो वो क्या बन जाती है, सेट बिल्डर फॉर्म बन जाती है। ठीक है, जैसे ए, अब देखें ए ऊपर क्या था, 1 2 3 4 5, तो हम उसको सेट बिल्डर में जब लिखेंगे ना, हम यूँ लिखेंगे ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू एन, क्योंकि हम नेचुरल नंबर इसमें लिख रहे हैं। व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी आपने ए के अंदर नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, और एक एलिमेंट को फॉर एग्जांपल हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो, और x की वैल्यूज़ कहाँ तक हैं, 5 से छोटी सारी उसके अंदर आ जाएंगी। और इक्वल का सिंबल शो कर रहा है कि 5 भी इसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, आप इसको यूँ भी लिख सकते थे,
x बिलोंग टू n व्हेन x इज़ लेस देन 6। तो 6 से छोटे इसके अंदर 5 तक आ जाएंगे ना, तो वो 5 तक है। अगर इक्वल टू लगा दिया इसका मतलब है 5 भी इसके अंदर है, इक्वल टू नहीं लगाया है तो इसका मतलब है 6 इसके अंदर नहीं है, 6 से पीछे वाले नंबर इसके अंदर आएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप इवन नंबर्स को देखें, इवन नंबर्स x बिलोंग्स टू e, यानी इवन नंबर्स व्हेन x इज़ बिटवीन 0 एंड 50, और 0 इसके अंदर शामिल नहीं था जबकि 50 इसके अंदर शामिल था। तो 0 के साथ आपने नीचे इक्वल टू नहीं लगाना, लेकिन 50 के साथ आपने इक्वल टू लगाना है, ठीक है। इधर इस तरह से लिखा है, लेकिन जब आप इसको मैथ टाइप या उसमें लिखते हैं ना, तो आप लेस देन इक्वल टू के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑड नंबर्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं ना, यानी 0 से बड़े हैं सारे। तो x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और वो ऑड नंबर से बिलोंग करता है। ये हो गए हमारे पास बिल्डर फॉर्म। तो ये 3 टाइप्स हो गई हमारे पास लिखने के 3 तरीके। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने जो है वो सेट्स के बारे में बता दिया है। n के अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं 1 2 3 और ये आगे चलते जाएंगे। होल नंबर्स के अंदर 0 1 2 3, ये हमने कैलकुलस 1 में भी पढ़े थे ना पहले लेक्चर के अंदर। तो होल नंबर्स में 0 आता है, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाते हैं, उसको आप यूँ लिखते हैं 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, इस तरह से एंड सो फोर्थ। और इंटीजर्स को हम जो है वो कैपिटल Z के साथ शो करते हैं, जैसे होल नंबर्स को W के साथ, नेचुरल नंबर्स को N के साथ, तो इंटीजर्स को हम Z के साथ शो करते हैं। और ये एक जर्मन वर्ड से निकला है जिसे हम ज़ेहलन पढ़ते हैं। उसके बाद इवन नंबर्स वो होते हैं जो आपको पता है 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, इसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाएंगे। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 2 3 5 7 11 13 इस तरह करके। ज़्यादातर इसके अंदर ऑड नंबर्स ही आएंगे, सिर्फ 2 जो है वो एक इवन नंबर आता है। उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर के नीचे अगर 0 आता है तो हमारा आंसर अनडिफाइन हो जाता है। उसके बाद इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। इरेशनल नंबर के अंदर अगर आप लोगों ने मेरे कैलकुलस 1 के लेक्चर्स लिए थे तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं ना, वो कैसे पता चलता है कि कोई नंबर इरेशनल है। हम बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में लिखें वो रैशनल होते हैं, जिन्हें p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो इरेशनल होते हैं। लेकिन जैसे अगर हमें कहा जाता है कि जैसे √2 जो है वो इरेशनल है, लेकिन हम इसको ओवर के नीचे 1 लगा के फ्रैक्शन की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, तो फिर ये रैशनल क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ना जो हम बचपन से पढ़े हैं वो इतनी हमें मतलब क्लियर कट मीनिंग्स नहीं देती। तो इरेशनल के लिए आपने 2 बातें याद रखनी है। एक तो हमारा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और दूसरी बात कि वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मुराद ये है कि आप जब उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें ना, तो वो कहीं भी जाके स्टॉप ना हो रहा हो, चलता जाए, नॉन स्टॉप आंसर हो, ठीक है। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि उसके अंदर रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। हम देखें तो ये फ्रैक्शन है, इसको तो हम रैशनल कह सकते हैं, लेकिन जब हम इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो 3.14 इस तरह से आगे चलती जाती है। कहीं भी जाके एक तो वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसमें कोई रिपीटिशन नहीं होती। 1 4 हर आने वाला डिजिट एक दूसरे से डिफरेंट होगा, यानी ये रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग है। तो इसका मतलब है ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ये क्या है, इरेशनल है। इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 10/3, तो आप इसका पॉइंट्स में आंसर निकालते हो तो 3.333333 इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कहीं जाके स्टॉप नहीं हो रहा, लेकिन इसमें रिपीटिशन हो रही है, एक पैटर्न के साथ नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये तो रिकरिंग हो गया। हमें तो नॉन रिकरिंग चाहिए होता है, एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो भी ये इरेशनल नहीं होगा, ये फिर भी क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। इरेशनल वो होगा जिसमें ये दोनों चीज़ें हमें नज़र आएँ, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हूँ। उसके बाद रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर के अंदर सारे आ जाते हैं, रैशनल इरेशनल सबका यूनियन आ जाता है। रैशनल के लिए q यूज़ करते हैं, इरेशनल के लिए q डैश यूज़ करते हैं। रियल नंबर्स के लिए r यूज़ होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम c यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स में आयोटा वाले आ जाते हैं, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक हमारा रियल नंबर होता है प्लस एक हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। उसके बाद जी डेफिनेशन आ जाती है सबसेट की। सबसेट किसे कहते हैं, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स। अच्छा, डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बस इसका ना कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। अब देखें, ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, और एक सेट है हमारे पास बी 1 2 3 4 5। तो अब देखें, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में भी मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये नोटेशन होती है सबसेट के लिए। अब सबसेट के अंदर भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक ये होती है नोटेशन और एक सिर्फ ये वाली होती है। इसको
प्रॉपर सबसेट तब वो होता है जैसे हम कहते हैं ना कि एक चीज़ होती है लेस देन, एक होती है लेस देन इक्वल टू, कि जब x इज़ लेस देन 5 है तो वो लेस देन भी हो सकता है, वो इक्वल टू 5 भी हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि a b का सबसेट भी हो सकता है, वो उसके इक्वल भी हो सकता है। जैसे b भी अगर 1 2 3 होता, बस ये ना होता, तो हम देखें a के जितने एलिमेंट्स हैं वो b के अंदर मौजूद है ना, तो a फिर प्रॉपर सबसेट होता b का, क्योंकि b के अंदर कुछ भी और नहीं बच रहा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको यूँ लिखते हैं a इज़ सबसेट ऑफ b, तो इसका मतलब है a के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना वो b के अंदर तो हैं, लेकिन b में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी है, यानी a के एलिमेंट्स के अलावा भी उसमें कुछ मौजूद है, फिर आपने ये वाला सिंबल लगाना होता है। और अगर दोनों बिल्कुल सेम हो जाते हैं तो फिर आप ये लेस देन सबसेट के साथ नीचे इक्वल टू का सिंबल भी लगाते हैं, ठीक है। When a सबसेट ऑफ b, then b is called the superset of a। यानी इसमें देखें जैसे a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर हैं, तो a b का सबसेट है, लेकिन जो b है ना वो a का सुपर सबसेट है, ठीक है। When a is not the subset of b, तो आप क्या करते हैं कि कहते हैं कि जैसे 1 है वो a से बिलोंग करता है, और 1 b से बिलोंग करता है, 2 a से बिलोंग करता है, 2 b से बिलोंग करता है, 3 a से बिलोंग करता है, 3 b से बिलोंग करता है। इसका मतलब है ये इसका सबसेट है। लेकिन अगर a के अंदर यहाँ पे 5 भी होता फॉर एग्जांपल, तो अब 5 जो है वो a से तो बिलोंग करता है लेकिन वो b से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है a जो है वो b का सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट। इस तरह से आपने उसके ऊपर लाइन लगा देनी थी, ठीक है। अब नीचे थर्ड पॉइंट है, MCQ में आ सकता है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट टू इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट लाजमी होता है। ये 4 सेट दिए में बताएं इनमें से कौन सा किसका सबसेट है। ये 1 3 5 है, ये 3 1 5 है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 है, और ये भी 1 2 3 4 है। तो a के अंदर जितनी चीज़ें आ रही हैं वो सारी b के अंदर भी है ना, 1 3 5, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो हम कहेंगे a इज़ सबसेट ऑफ b, ठीक है। फिर c के अंदर देखें 1 2 3 4 है, और b के अंदर भी 1 2 3 4 आ रहा है, c इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ b, ठीक है। इसी तरह से a इज़ द सबसेट ऑफ d, क्योंकि a के जितने एलिमेंट्स हैं वो b के अंदर भी हैं, और ये दोनों आपस में सेम है, 1 3 5 1 3 5, तो a d का भी सबसेट है और d भी a का सबसेट है, ठीक है, दोनों में हो जाएगा ये। उसके बाद c और d तो आपस में नहीं है, बस ये इतने ही इनके 3 रिलेशन बनते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है जी, हमारे पास इंटीजर्स हैं, हमारे पास g से रिप्रेजेंट किया जाता है जिनको, और रैशनल नंबर्स हैं जिन्हें हम q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहते हैं कि हम उसको जितने भी इंटीजर्स हैं ना उनको हम q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे 10 है, ठीक है, उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दो तो ये फ्रैक्शन बन गई ना, तो ये एक रैशनल नंबर बन गया। ये जैसे 3.3 है तो आप इसके नीचे भी पॉइंट हटा के 10 लगा दें, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हम जो है वो रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कोई भी इंटीजर हो उसको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर सबसेट क्या होता है ये पीछे मैंने आपको बता दिया, जैसे कि अगर 1 3 5 इसके अंदर आ रहा है लेकिन कुछ b में एक्स्ट्रा भी मौजूद हो तो फिर वो क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इक्वल सेट्स किसे कहते हैं? इक्वल सेट्स में जैसे में हमने पीछे a और d का यहाँ पे एग्जांपल में रिलेशन देखा ना कि a d का सबसेट है और d भी a का सबसेट है, तो फिर इसका मतलब है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये आपने रिलेशन याद रखना है, इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड b इज़ अ सबसेट ऑफ a देन a इज़ इक्वल टू b, तो दोनों इक्वल होंगे। अब नीचे एग्जाम्पल्स हैं, देख लें। 1 2 3 6 है, b के अंदर है पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 6 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन से होंगे कि 6 किस किस टेबल पे आता है, 6 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है और 6 6 के टेबल पे आता है, ठीक है। बस यही 4 नंबर्स है ना, तो ये b की वैल्यू हो गई। तो अब देखें a के अंदर भी 1 2 3 6 है, b के अंदर भी 1 2 3 6 है, c के अंदर भी 1 2 3 6 है और d के अंदर भी 1 2 3 6 है, ठीक है। तो ये सारे ही सेट्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है। उसके बाद आ जाता है नल सेट। नल सेट वो होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, उसे हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं। और उसे या तो आप खाली इस तरह से एम्प्टी ब्रैकेट लगा के शो करते हैं या फिर इस सिंबल के साथ शो करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फाई। इस तरह से सर्कल बना के यूँ आपने उस पेपर लाइन लगा देनी होती है, ठीक है। अब नीचे एग्जाम्पल में उन्होंने आपको दे दिया। अच्छा, ये वॉइड सेट भी कहलाता है, MCQ के लिए याद रखना है, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। एग्जाम्पल में देखें, x व्हेन x इज़ अ पर्सन टॉलर देन 10 फीट, क्या 10 फीट से बंदा लंबा होगा, कोई एक्सेप्शनल ही है कोई हो तो इसे हम एम्प्टी सेट ही कंसिडर करेंगे क्योंकि 10 फीट से लंबा कोई इंसान अभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से x² इज़ इक्वल टू 4 और व्हेन x इज़ ऑड, तो किसी ऑड नंबर का स्क्वायर लेके 4 आता है क्या,
नहीं आता ना। आप जब भी x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ऑड नंबर नहीं आएगा आपके पास, इसलिए इसको भी हमने क्या कर देना है 5 एम्प्टी सेट कह देना है, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से। एम्प्टी सेट इज़ रिगार्डेड एज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। जब भी आपसे सबसेट आगे पूछे जाएंगे ना किसी भी सेट के, तो उसमें एम्प्टी सेट लाजमी आएगा। उसके बाद नीचे एक एक्सरसाइज है छोटी सी, आपने बताना है कि इसमें से ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है। x बिलोंग्स टू दिस, क्या x इससे बिलोंग करता है? बिलोंग करने का मतलब है क्या x इस सेट के अंदर मौजूद है, तो हाँ जी x इसके अंदर मौजूद है, तो ये ट्रू होगा। फिर x इज सबसेट ऑफ दिस, सबसेट का मतलब है कि जो एलिमेंट्स इसके अंदर हैं वो सारे इसके अंदर भी मौजूद होने चाहिए। तो इसके अंदर x है और वही इसके अंदर भी मौजूद है, तो यानी ये इसका सबसेट होगा। और बिल्कुल सेम है, तो हमने ऊपर ये भी पढ़ा था एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो उस हिसाब से भी ये स्टेटमेंट क्या बनती है? ट्रू बनती है, ठीक है। नीचे सी वाला देखें, x बिलोंग्स टू दिस, ये उससे बिलोंग तो नहीं करता ना। अगर ये ये ब्रैकेट के बगैर होता, सिंपल x होता, फिर तो वो इससे बिलोंग करता है। जैसे ऊपर था, बिलोंग करने के लिए यहाँ पे एलिमेंट और यहाँ पे सेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेट के अंदर ब्रैकेट अगर हटा दें तो कौन सा एलिमेंट है? x है ना। ब्रैकेट वाला x तो इसके अंदर लाई नहीं कर रहा, सिंपल x लाई कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? फॉल्स है। डी वाला देखें, x बिलोंग्स टू दिस। अब देखें बाहर वाली ब्रैकेट अगर आप हटा दें सेट के लिए, तो अंदर ब्रैकेट वाला x है, तो यहाँ ब्रैकेट वाला x इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ये ट्रू स्टेटमेंट है। फाई इज़ द सबसेट ऑफ दिस, तो हमने पीछे कहा था फाई हर सेट का सबसेट होता है। फाई बिलोंग्स टू दिस, क्या फाई इससे बिलोंग करता है? नहीं, फाई इसका एलिमेंट तो नहीं है ना। सबसेट ज़रूर होता है वो हर सेट का, लेकिन हर सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर ये यूँ लिखा हुआ होता ना फाई फिर अंदर x होता है इस तरह से, तो अब ये इससे बिलोंग करता है, क्योंकि इस सेट की अगर ब्रैकेट हटा दें तो अंदर हमारे पास फाई मौजूद है। अच्छा जी, फिर आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जितने भी सेट्स हमारे पास कंसिडरेशन में ऑब्जर्वेशन में होते हैं ना, उन सब सेट्स का अगर आप यूनियन ले लें, यानी उन सबको मिला लें, तो जो सेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और इसे हम U के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आ जाती है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय रीजन्स इन द प्लेन, कि आप डायग्राम ड्रॉ करके ग्राफिकल वे में सेट्स को रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या कहलाती है? डायग्राम, वेन डायग्राम कहलाती है। और इसमें हम जो U होता है ना उसको एक रेक्टेंगल बना के शो करते हैं यूनिवर्सल सेट को, और जो अदर सेट्स हैं उन्हें हम सर्कल्स या डिस्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऊपर से पढ़ लेना, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल की फॉर्म में, एंड द अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क लाइंग विद इन द रेक्टेंगल। ये सर्कल्स या डिस्क जो हैं ये आपने रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करनी होती हैं। उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स आ जाते हैं। तो फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिसमें एग्जैक्टली m एलिमेंट्स मौजूद हो, यानी जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, वो क्या होगा? फाइनाइट होगा। और जिसने आप काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को आप काउंट कर सकते हैं ना, 26 होते हैं वो टोटल, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। नल सेट हैज़ नो एलिमेंट्स, इसके भी हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं ना, 0 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी क्या है? फाइनाइट है। इसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपसे पूछे जाए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये चलते जा रहे हैं, हमें इसका एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ कि कहाँ जाके स्टॉप हो रहे हैं, तो हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट होंगे। इस तरह से मज़ीद एग्जांपल्स हैं, ये भी देख लें। मंथ्स इन अ ईयर काउंट हो सकते हैं, तो फाइनाइट है। इवन इंटीजर्स हम काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट है। पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 1 से छोटे इंटीजर्स कौन से हैं? पॉजिटिव, बस 0 एक आता है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है ना, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, तो ये भी फाइनाइट है क्योंकि काउंट हो सकता है। एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये भी हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हर एनिमल की एक वो प्रॉपर होती है ना बायो के अंदर, के तकरीबन इतने जो है वो ज़मीन पे लायंस हैं, इतने एलिफेंट्स हैं, तो वो किसी न किसी हद तक हम उनको काउंट कर ही सकते हैं स्पीशीज़ के हवाले से, ठीक है, तो ये भी फाइनाइट होगा। लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इनफाइनाइट है। ये एक्स एक्सिस होता है ना, इसके पैरेलल कितनी ज़्यादा लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। x बिलोंग्स टू r, और आगे एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन से जब आप x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी वैल्यूज़ निकलती होती हैं ना, तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो फाइनाइट होंगी, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। सर्कल्स थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है फॉर एग्जांपल, इससे आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, या ओरिजिन के अंदर से अगर सर्कल गुजार रहे हैं तो कितने ज़्यादा सर्कल जो है इस तरह से उसके अंदर से पास हो सकते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है। उसके बाद आ जाता है जी मेंबरशिप टेबल। अब मेंबरशिप टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपने क्या करना होता है, दो आपको अगर सेट्स दिए हुए हैं तो आप जो है वो पी और क्यू की तरह ड्रॉ करेंगे। अगर एक सेट दिया हुआ है तो आप सिर्फ पी की तरह, जैसे हम नॉट नेगेशन का ड्रॉ करते थे ना,
वैसे होगा कि अगर आपको एक सेट ए दिया हुआ है तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 और 0। सॉरी मुझे पता नहीं चला, वो नज़र नहीं आ रहा था। ये इस तरह से टेबल आप बनाते हैं, ठीक है। और अगर सेट ए है तो आप उसके लिए 1 और 0 दो पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं। और ए का जब आपने लेना होता है कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे नेगेशन की तरह काम करेगा, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसमें हम सेट को आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए मेंबरशिप टेबल्स यूज़ करते हैं। अभी अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे ना, उन पे हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल से काम करेंगे।